गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज का हम लोग का पेपर है समाजशास्त्र बीए पार्ट 3 प्रथम पत्र। आज के इस पेपर में हम लोग अध्ययन करेंगे जनजाति एवं जाति। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जनजातियों की विशेषताएं। तो चलते हैं हम लोग आज के इस क्लास में। जो आज से हम लोग का पढ़ना है जनजाति एवं जाति। जनजाति क्या क्या और उनमें वे समानताएं हैं और जाति में क्या समानताएं हैं, इन्हीं को आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए, हाँ, तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का जनजाति एवं जाति, ट्राइब एंड कास्ट। देखिए, जनजाति को अध्ययन तो बहुत सारे समाजशास्त्री किए हैं, परंतु एक समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय। उन्होंने जनजातियों को प्रकृति को स्पष्ट किया और प्रकृति को स्पष्ट करने के बाद उन्हें लघु समुदाय अर्थात लिटिल कम्युनिटी के नाम दिया, है ना, जिनके यदि हम शब्दों में देखें तो उनका एक सिंपल और साधारण डिफिनीशन है और डिफिनीशन से हमें पता चलता है कि किस कारण से रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो थे उन्होंने लघु समुदाय के नाम से संबोधित किया है। तो देखिए, कहता है कि मानवता के संपूर्ण इतिहास में मानव जीवन का सबसे स्पष्ट रूप लघु समुदाय के रूप में ही विद्यमान रहा है ना। जो मानवता है उसके संपूर्ण इतिहास मानव जीवन का सबसे स्पष्ट और लघु समुदाय के रूप में विद्यमान रहा है। लघु मतलब छोटा, है ना, मतलब एक सिंपल साधारण रूप में विद्यमान रहा है। ठीक है। रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय के 4 मुख्य विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है ना। जो लघु समुदाय का है तो उसमें उन्होंने मुख्यतः 4 आधार से स्पष्ट किए हुए हैं। तो पहला जो विशेषता है, जो पहला विशेषताएं हैं उसमें हम देखें तो पहला लघुता है, सिमलेस। दूसरा है आपका विशिष्टता। तीसरा है आपका समरूपता और चौथा है आपका आत्मनिर्भरता, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। लघुता, ठीक है। लघुता शब्द से हम लोग यही जानते हैं कि छोटा आकार, है ना, अर्थात छोटा आकार जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और एक दूसरे को घनिष्ठ संबंधों के कारण समानता की भावना बंधे होते हैं, है ना। अब मान के चलिए यदि बड़ा कोई परिवार है, बहुत अधिक विस्तृत, और एक छोटा परिवार है तो छोटा परिवार में ज़्यादा अच्छा संबंध रहेगा। और बड़ा परिवार है तो अब मान के चलिए जब बड़ा परिवार होता है तो कोई एक घर पे, कोई दूसरे घर पे, कोई तीसरे घर पे, कोई चौथे घर पे, है ना, अलग अलग जगह पे निवास करते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो इसीलिए उनमें जो संबंध होता है वो थोड़ा सा कम होता है। परंतु जो छोटा परिवार होता है, लघु परिवार होता है, उसमें संबंध घनिष्ठ होता है ना, और समानता की भावना से बंधे हुए भी होते हैं, अर्थात एक दूसरे के जो है
बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका विशिष्टता, है ना, विशिष्टता। इसमें यदि हम देखें तो एक लघु समुदाय के सदस्य अपने निवास क्षेत्र के बारे में जागरूक होता है ना, अर्थात जहाँ पे इनका निवास क्षेत्र होता है उसके लिए वे पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं, और दूसरों समूहों की तुलना में उनकी भिन्नता को कोई भी बाहरी व्यक्ति देखने और समझ सकता है ना। इनकी जो भिन्नता होती है जातियों से और जनजातियों में, तो कोई भी आसानी से देख सकता है, इजी वे में। ठीक है। लघु समुदाय के सभी सदस्यों के जीवन में समरूपता भी देखा जाता है ना। जो तीसरा है आपका समरूपता है ना। समरूपता मतलब समान रूप, समान हाव भाव, है ना। अर्थात हम देखें तो जनजातियों में खान पान, वेशभूषा, विचार, विश्वास, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा आजीविका उपार्जित करने के तरीकों से समानता पाई जाती है ना। अर्थात एक दूसरे के जो है उनका खान पान, उनका वेशभूषा, ठीक है, यदि हम देखें तो खान पान, ठीक है, विचार, विश्वास, भाषा, संस्कृति, आजीविका, ठीक है, ये जो तरीके हैं ना सब पाई जाती है। ठीक है। और ये समानता भी होता है, अर्थात जो भी जनजाति होते हैं उनमें एकदम हूबहू समान रूप से होती है। खान पान भी सेम, वेशभूषा भी सेम, विचारों भी सेम, ठीक है, और उनकी धार्मिक संस्कृति भी एक प्रकार से सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता। तो रेडफील्ड महोदय जो थे उन्होंने चौथी विशेषता बताई है लघु समुदाय में आत्मनिर्भरता की। ठीक है। आत्मनिर्भरता एक मुख्य विशेषता है जिन्होंने बताया कि जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध कहाँ है। जो जनजाति होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध वे खुद से करते हैं। अर्थात लघु समुदाय इस कारण भी आत्मनिर्भर होता है कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए ही व्यक्ति उसी के अंदर अपने सभी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। ठीक है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, ठीक है, खुद से ही पूरा कर लेता है। सभी विशेषताओं को स्पष्ट होता है कि जनजाति एक लघु समुदाय है। जो इन्होंने बताया जो चार विशेषता है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, इससे यह साफ जाहिर होता है कि जनजातियों का लघु समुदाय जो है कहा जा सकता है ना। ठीक है। अर्थात लघुता मतलब छोटा हुआ, विशिष्टता मतलब कि इनमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए वे ज़्यादा निर्भर होते हैं, है ना, उसकी जागरूकता करते हैं, जागरूक रहते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने समूह के लिए, अपने जनजाति के लिए। ठीक है। समरूपता अर्थात हम देखें तो उनकी खान पान, वेशभूषा सभी एक समान होता है। और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता जो हम देखें तो वे जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध वे खुद से ही करते हैं। तो इस आधार पे जो आपके रेड क्लिफ ब्राउन महोदय हैं, है ना, रेडफील्ड, उन्होंने जो चार विशेषताएं बताएं उससे ये साफ पता चलता है कि जो जनजाति हैं वे एक लघु समुदाय के रूप में रहते हैं। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। जनजाति के तात्पर्य एक ऐसे अंतर्विवाही समूह से है जिसका सामाजिक परिस्थिति तथा व्यवसाय का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। ठीक है। जो
अंतर्विवाही होते हैं, है ना। जनजाति जो होते हैं वे अंतर्विवाही होते हैं और इसका परिस्थिति और व्यवसाय उनको जन्म के आधार से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो अंतर्विवाही मतलब कि जो जनजाति जिस जनजाति को होते हो उस अपने ही जनजातियों में उनका विवाह होता है। ठीक है, और व्यवसाय जो होता है उनका भी जन्म के आधार से ही प्राप्त होता है। जन्म से ही जो उनके परंपरागत व्यवसाय होता है उसी व्यवसाय के आधार से अपना जीवन बसर करते हैं। ठीक है, यदि हम परंपरा रूप से सभी जातियों का 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो परंपरागत रूप से है वह जातियों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम देखें तो ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण से कहते हैं, है ना। जनजातियों का विभाजन उनके किए जाने वाले व्यवसाय की पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों पर आधारित है। जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका मुख्य जो आधार है वो पवित्रता और अपवित्रता संबंध विचारों पर आधारित है। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था में हम देखें तो निम्न जाति अथवा उच्च जातियों का अधिकार प्राप्त हुआ है ना। तथा धार्मिक विश्वासों में जाति विभाजन को एक अस्थायी रूप मिल गया है ना। अर्थात यदि हम धार्मिक विश्वासों पर देखें तो जाति विभाजन जो है एक अस्थायी रूप मिला हुआ है ना। अर्थात जातियों में भी बहुत सारी जाति हैं। ठीक है, जनजाति में जाति में समानताएं, जनजाति एवं जाति में समानताएं, चलिए देखते हैं। तो अनेक विद्वानों ने जाति को बहुत से परिवारों अथवा परिवार समूह के एक संकलन के रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, जो विद्वान हैं उन्होंने जाति को परिवारों अथवा परिवार समूहों के एक संकलन के रूप में स्पष्ट किया। कपाड़िया जो महोदय हैं वे जो हैं भारत में बहुत से ऐसी जातियां हैं जो 25-30 परिवारों अथवा एक बड़े समूह से ही बना है ना। जो जनजातियां हैं जातियां उसमें 25 से 30 परिवारों के बड़े समूह से ही बना है। और जनजाति को भी डॉक्टर मजुमदार ने अनेक परिवारों का समूह का एक संकलन माना है ना। मतलब बहुत सारे परिवारों का एक इकट्ठा को है ना, उसी को जनजाति माने है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः जातियों और जनजातियों की समानता को स्पष्ट करने वाला यह एक महत्वपूर्ण आधार है। जो जाति हैं और जो जनजाति हैं उसको अंतर को स्पष्ट करना या समानता को बताने का एक महत्वपूर्ण आधार ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक जाति तथा जनजाति को एक विशेष नाम के द्वारा पहचाना जाता है। प्रत्येक जाति तथा जनजाति को एक विशेष नाम के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, इसका हम लोग अवधारणा में भी जब इसकी जनजातियों की विशेषता पढ़े थे उस समय भी हम देखे थे कि इनका एक विशेष नाम के द्वारा ही पहचान किया जाता है। जाति अथवा जनजाति की विशेषता तथा आकार में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए उनके परंपरागत नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, परंपरागत नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, चाहे बहुत अधिक विकास हो जाए। ठीक है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में नातेदारी, गोत्र तथा वंश क्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो जनजाति होते हैं उनके संगठन में नातेदारी
और गोत्र और वंश क्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात यदि हम देखें तो जनजातियों में जो होता है विभिन्न सारे गोत्र होते हैं, तो वे आपस में जब गोत्र मिलता है तो वे अपने सगे संबंधी के रूप में पहचान करते हैं और सेम गोत्र में वे भी शादी नहीं करते। ठीक है। और एक जनजातियों के सदस्य की जब समानता की चेतना पैदा होती है तो जाति भी एक बड़ा समूह है। ठीक है। एक दूसरे से चाहे कितना भी दूर रहते हों, उनके बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नातेदारी संबंध अवश्य देखने को मिलता है ना। अर्थात यदि हम देखें तो एक दूसरे से भले ही दूर हो, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अर्थात सामने हो तब भी, या फिर यदि सामने नहीं हो तब भी इनमें घनिष्ठ संबंध देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परंपरागत रूप से प्रत्येक जनजाति एक विशेष व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करती है ना। जो जनजातियों का अपना एक विशेष बिजनेस व्यापार होता है ना, व्यवसाय होता है, उसी के द्वारा वे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। ठीक है। और परिस्थितियों में अधिक परिवर्तन हुए बिना जनजाति के व्यवसायिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। यदि उनमें परिस्थिति अधिक परिवर्तन हुए बिना, मतलब कि यदि उनमें वैसा कोई सिचुएशन नहीं आया, वैसा कोई परिस्थिति नहीं बना, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक जाति का भी एक निश्चित व्यवसाय होता है। जो जाति होते हैं उनका भी एक निश्चित व्यवसाय होता है ना। तथा जाति के नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपने जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन करने की अनुमति होती है। ठीक है। जनजातियों में भी क्या होता है, एक निश्चित व्यवसाय होता है ना। लेकिन यदि हम देखें तो जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। चाहकर भी कोई व्यक्ति अपनी परंपरागत व्यवसाय को परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है। ये बात अलग है कि वर्तमान समय में कोई भी जो व्यक्ति है ना, वे अपने व्यवसाय को परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था हुआ था मनुस्मृति काल में, उस समय किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यवसाय परिवर्तन करने की अनुमति नहीं था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाता था कि आप यदि एक नाई हो तो आपको एक नाई का काम करना है, आप एक हलवाई हो तो आपको हलवाई का कार्य करना है ना। अर्थात सभी जातियों को अपनी अपनी परंपरागत कार्य को ही करना होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस तरह जनजाति में अपने समूहों से बाहर विवाह करने वाले व्यक्तियों तथा उसके परिवार को जनजाति पंचायत द्वारा दंडित किया जाता है, उसी तरह परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था में भी अंतर्विवाह के नियम पर ही आधारित रही है। ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो जनजाति में अपने समूह से बाहर व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा कार्य किया है ना जनजातियों में भी और जातियों में भी, तो उन्हें जनजातीय पंचायत बुलाकर और जातीय पंचायत बुलाकर उन्हें दंड दिया जाता था, और वो भी हार्ड दंड दिया जाता था, शारीरिक हो या मानसिक हो। कभी कभी ये दोनों लगता था, है ना। शारीरिक भी होता था और मानसिक भी होता था, और तो और कभी कभी आर्थिक दंड भी दिया जाता था। इसीलिए इन जनजातियों में और जातियों में भी
अंतर्विवाही का ही नियम देखा जाता था। ठीक है, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनजाति या कोई भी जाति का लोग चाहकर भी अपने जाति या अपने जनजाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, ये नियम आज हम देखें तो अभी भी गाँव में ये लागू हुआ है और लागू हो रहा है। ठीक है, जिसको हम सभी पालन करते हैं, है ना। कहता है कि प्रत्येक जाति अपनी उत्पत्ति एक विशेष पूर्वज से मानती है, चाहे वह पूर्वज वास्तविक हो अथवा काल्पनिक हो, है ना। इसी पूर्वज की विभिन्न शाखाओं को गोत्र का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसी पूर्वज के विभिन्न शाखाओं को हम गोत्र के नाम दे दिए जाते हैं। जनजातियों में भी प्रत्येक जनजाति अपनी उत्पत्ति एक विशेष पूर्वज से होने का दावा करता है ना। अर्थात हम देखें तो जातियों में भी क्या है, अपनी उत्पत्ति पूर्वज से ही मानता है। और सेम कंडीशन हम देखें तो जनजातियों में भी अपनी उत्पत्ति एक विशेष पूर्वज से ही होने का दावा करता है। ठीक है, और हो सकता है वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो संस्कृति आधार पर भी घुरिये ने जाति और जनजाति के बीच अनेक समानताओं का उल्लेख किया है। जिस तरह से प्रत्येक जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं दूसरी जनजातियों से भिन्न होती है, उसी तरह विभिन्न जातियों से संबंधित परंपराओं, जनरीतियों तथा लोकचारों से भिन्नता देखने के लिए मिलती है ना। अर्थात एक दूसरे की जो भिन्नता होती है परंपरा से, जनरीति से, लोकाचार से, वो भिन्नता हमें देखने के लिए मिलती है। एक ही उत्सव और त्यौहार को अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न ढंग से मनाया जाता है ना। जैसे हम देखें तो जो उत्सव होते हैं या त्यौहार आते हैं, ठीक है, जैसे हम देखें तो जन्मोत्सव, है ना, और आपका तीज त्यौहार होता है, दशहरा होता है, छठ होता है, ठीक है, होली होती है, दीपावली होती है। तो ये अलग अलग जातियों में भी इसे भिन्न भिन्न ढंग से, भिन्न भिन्न तरह से मनाया जाता है। ठीक है, यदि हम प्रजाति आधार पर जनजाति तथा जातियों की तुलना करें तो उनके बीच समानता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात यदि हम प्रजाति आधार पर देखें तो उनमें भी, जातियों में भी और जनजातियों में भी जो समानता होती है वह सेम पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत की जनजातियों के शारीरिक विशेषता और पूर्वी सीमा प्रांतों की जनजातियों से भिन्न है ना। अर्थात जो पश्चिमी भारत है और उत्तर पूर्वी सीमा के जो भारत है वहाँ के जनजातियों में थोड़ा भिन्नता भी देखने के लिए मिलती है। घुरिये ने बहुत विस्तार के साथ जनजातियों को भी प्रजाति आधार पर विभाजित किया है। ठीक है, मतलब देखें तो प्रजाति आधार पर भी उनके अलग अलग किए हुए। ठीक है, वर्तमान युग में जनजातियों ने अपने अलग अलग संगठन बनाकर दबाव समूह के रूप में काम करना आरंभ कर दिया है। ठीक है, आज हम देखें तो जनजातियों में भी क्या है, संगठन है, और उस संगठन के माध्यम से दबाव समूह बनाकर अपना काम आरंभ किया है ना। जैसे हम देखें तो आर्थिक कार्य, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने तथा जातियों के अपने अलग अलग संगठन बन जाने से उनके राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनी शक्ति को बढ़ाया है ना। अर्थात हम देखें तो जनजातियों में भी संगठन है और जातियों में भी है, और अपनी मांगों को रखने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति एवं जाति में भिन्नता, डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है बताता है कि जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है, इसके इतिहास और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है ना। ये जो जाति का व्यवस्था है, जाति जो निर्धारित की गई है, यह एक मानव निर्मित है। और ये सभी जानते हैं कि मनुस्मृति में पवित्रता और अपवित्रता तथा वर्ण संकरता के जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उसी के आधार पर एक एक वर्ण के अंदर अनेक जातियों और उपजातियों का निर्माण होना आरंभ हुआ है ना। जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में ही जाति उपजाति का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आपका जाति और उपजाति है ना, ये आपका पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही उसका निर्धारण किया गया है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को हम लोग ये मानते हैं कि ये पवित्र है, इसीलिए उनको उच्च पद दिया जाता है। और उसी प्रकार से हायरार्की रूप में वर्गीकरण किया गया है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना। तो इस तरह से जो है पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही और अपवित्रता के आधार पर ही हम देखें तो जाति और उपजातियों का निर्माण होना प्रारंभ किया। ठीक है, इसी आधार पर यदि हम देखें तो जनजातियों को भी समाज की मौलिक सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो है आप देखें तो एक ही जाति के सदस्य में एक दूसरे से भिन्न संस्कृति और भाषाई विशेषताओं होने के साथ वे लोग कितने ही दूर क्षेत्रों में फैले हुए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक निश्चित भूभाग, सामान्य भाषा और समान संस्कृति एक जनजाति की ऐसी विशेषता है जो दूसरे जनजातियों में पृथक करती है। ठीक है, अर्थात जातियों में हम देखें तो उनकी भाषा, ठीक है, संस्कृति दूर दूर तक फैली होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जनजातियों में भी होती है। एक निश्चित भूभाग होता है, सामान्य भाषा होती है, संस्कृति, है ना, एक जनजाति की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की सामाजिक परिस्थिति दूसरी जाति की तुलना में स्पष्ट रूप से ऊंची अथवा नीची होती है ना। अर्थात जो जाति व्यवस्था है उसमें सामाजिक परिस्थिति पद के अनुसार ही उनमें भी हमें देखें तो ऊंच और नीच की स्पष्टता होती है। ठीक है, और जाति के बीच एक निश्चित संस्थान भी होता है, हायरार्की होती है। यदि हम देखें, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक पृथक भाषा होती है तथा भाषा की यही समानता एक जनजाति के सदस्यों को आपस में बांध रखती है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो इनकी अपनी एक भाषा होती है और इस भाषा के आधार पर ही जो होता है सदस्य एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। विभिन्न जातियों की अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती है। जो जाति होते हैं, है ना, उनकी अपनी कोई एक विशेष भाषा नहीं होती है। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियां एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। अर्थात जो भी जाति के लोग होते हैं वे एक जगह जो एक ही क्षेत्र में जो होते हैं उनकी एक भाषा होती है और उसका वह उपयोग करके और आपस में वह बंधे हुए होते हैं। और जनजातियों में हम देखें तो जनजातियों में क्या होता है कि उनकी अपनी एक पृथक भाषा होती है और उस भाषा के आधार पर ही वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, है ना। नेक्स्ट है
जनजाति एक समरूप समुदाय है जिससे संस्थागत आधार पर विवाह, खान पान, सामाजिक संपर्क से संबंधित किसी तरह का विभाजन नहीं होता है ना। अर्थात हम देखें तो जनजाति में खान पान, सामाजिक संपर्क ये लगभग समान होती है और ये इस व्यवस्था से वे विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर हम देखें तो जाति एक ऐसा समूह है जो विवाह, सामाजिक संपर्क तथा खान पान के आधार पर एक दूसरे से पृथक होती है। जनजातियों में ये अलग अलग होता है, वो खान पान होता है, विवाह का जो नियम कानून है ना, वो अलग है, सामाजिक संपर्क है उसका भी अलग अलग तौर तरीके हैं। ठीक है, जनजाति एक आत्मनिर्भर समूह है। विभिन्न जातियों से संबंधित लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, है ना। जो जनजाति होते हैं वे आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन जाति जो होते हैं ना वे आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस जातियों में जो होता है हर जाति का अपना अपना एक व्यवसाय होता है, तो उस व्यवसाय जो है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति ही कर सकता है, तो और भी तो उसकी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह दूसरे व्यक्ति से सहयोग करता है। ठीक है, और यदि हम देखें तो सच्चिदानंद द्वारा बिहार के गोंड जनजाति का अध्ययन है किया गया है। उन्होंने जनजाति अपने क्षेत्र में पड़ोसी हिंदू जातियों की संस्कृति को ग्रहण करती जा रही है और इसी का फलस्वरूप अधिकांश मोट अपने नाम के आगे सिंह अथवा गोत्र का नाम लिखने लगे हैं। ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा है उन्होंने बताया जब बिहार के गोंड जनजाति का अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि वे हिंदुओं को संस्कृति को ग्रहण किए और अपने नाम के आगे वे अब सिंह लिखने लगे हैं। ठीक है, और यदि हम देखें तो इसके अतिरिक्त यह कहा है कि बिहार के गोंड जनजातियों से संबंधित अधिकांश लोग में हिंदू जीवन विधि का प्रभाव बढ़ रहा है। जो गोंड जनजाति के लोग हैं वे हिंदुओं का जो जीवन विधि है, जो लाइफ स्टाइल है, उससे प्रभावित होकर वे ग्रहण करते जा रहे हैं। और साथ साथ हम देखें तो हिंदू विवाह के रीतियों के अनुसार व्यवहार, दहेज, हिंदू देवी देवता के पूजा, गौ मांस का निषेध, कुछ सीमाओं तक विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच की भावना आदि ऐसी विशेषताएं भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और जाति व्यवस्था की विशेषताओं को अधिक निकट है। अनेक विद्वानों का विचार है कि जातियों में पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया बढ़ने के साथ ही जाति तथा जनजातियों में अंतर कम होता जा रहा है ना। अर्थात जो पर संस्कृति ग्रहण है, एक कल्चरेशन है, वह जातियों और जनजातियों के अंतर को बहुत कम किए जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जातियों और जनजातियों की विशेषताओं को मिला जुला रूप देखने के लिए मिलता है, अब बहुत अंतर नहीं है। तो ये आज का जो हम लोग का चैप्टर था जनजाति की अवधारणा, जाति तथा जाति, ये आज हम लोग का फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इस बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।